हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी 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 बहुत 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 अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अच्छा सा स्टैंडर्ड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखते हैं आज की क्लास में कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता तो 2 क्लासेस में हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कंप्लीट फाइनेंस अकाउंटिंग लाइव क्लासेस जस्ट ₹499। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको लिंक में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए। मैंने शायद लास्ट क्लास में भी कहा था इफ दिस लाइव क्लासेस विल कम, इट विल कम अराउंड 10th of December के आसपास से आपको लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगी मैं। तो उसके पहले पहले जितने फॉर्म्स आएंगे मेरे पास वही स्टूडेंट्स इस क्लास को ले पाएंगे, क्योंकि मैं फिर से मतलब बीच इसमें से क्लासेस में स्टूडेंट्स को नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि फिर वो पूरा प्रोसेस बिगड़ जाता है। ठीक है, और जैसा भी आपको अच्छा लगे बताइएगा। सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को मिल सके, बिकॉज एट दिस रेट nobody is going to give you all the kind of details or explanation that I am going to give you. तो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। मुझे बहुत ज्यादा अपने ना एडवर्टाइजिंग करना नहीं आता, आई एम वेरी बैड एट इट। ठीक है, चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। मैं तो रोज क्लास में ये भी नहीं बोल पाती, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, है ना। देखा है आपने, लास्ट में मैंने किसी किसी क्लास में बोला हुआ है। अगर आप पूरे लास्ट तक मेरी क्लास को देखते होंगे तो, और अगर आपने नहीं देखा है पूरी लास्ट तक मेरी क्लास को तो आप देखना, शायद मैंने किसी में बोला है या नहीं बोला है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टार्टिंग में मैं बोलूंगी क्लास के, इंपॉर्टेंट है करके, लेकिन भूल जाती हूँ। मेरा कहना यह है कि प्लीज क्लास को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैंने हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एंड में क्वेश्चंस बताए हुए हैं, जो क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थ्योरी के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं जनरली, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थ्योरी क्वेश्चंस कवर हुए हैं, राइट। तो प्लीज पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप कहेंगे मैं बीच में से देख लेता हूँ, बीच में से पढ़ लेता हूँ, तो नहीं हो पाएगा, राइट। चलिए, क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट, क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट। हाँ भाई, थोड़ा सा नोट्स वगैरह लेना पड़ता है ना, टॉपिक छूट जाते हैं वरना। हाँ भाई, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है। हम आपको ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। ग्रांट क्या है, किसी भी तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, असिस्टेंस देना, है ना। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना ना भाई। हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं ना। असिस्टेंस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ग्रांट कहलाता है। ठीक है, ये किस फॉर्म में हो सकती है, ये 2 फॉर्म में हो सकती है। गवर्नमेंट आपको कैश दे सकती है कि लो भाई कैश ले लो, और अगर वो आपको रोकड़ा नहीं देगी, आपको पैसा नहीं देगी, तो वो आपको काइंड, ठीक है, सामान दे देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रांट 2 तरीकों से हो सकती है, कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। कैश का मतलब सीधा सीधा पैसा है कि गवर्नमेंट ने कहा भैया पकड़ो, तुम्हारा बिजनेस सही नहीं चल रहा, लो 10 करोड़ रुपए मुझसे ले लो, ठीक है, मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ। काइंड क्या है, आप गवर्नमेंट के पास गए, आपने गवर्नमेंट को अपना प्रोजेक्ट समझाया, बताया कि मैं ऐसे एक बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ, बट मेरे पास लैंड नहीं है, आप मुझे कुछ लैंड लीज पे प्रोवाइड कर दीजिए। मैं ऐसा कुछ आपने बढ़िया गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट के आपने गवर्नमेंट के सामने अपनी पिच रखी, आज के वर्ड में बोलो, सभी कोई देखते होंगे ना, तो पिच रखी। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, बैकवर्ड एरिया में क्या होगा, बैकवर्ड एरिया ग्रोथ कर जाएगा, डेवलपमेंट होगा। तो उसने काइंड में आपको क्या दे दिया, आपको शायद कोई लैंड वहां पे थी का, ठीक है, आप गवर्नमेंट की लैंड आप यूज कर लो, ऐसे कोई आपको लैंड दे दी गई, ठीक है, या कोई बिल्डिंग आपको दे दी गई काम करने के लिए ना, ठीक है, ये आपको दे दिया गया, लैंड या बिल्डिंग आपको दे दी गई। तो किसी भी तरह की असिस्टेंस जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो गवर्नमेंट ग्रांट कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ क्यों रहे हैं, नाम में ही लिखा है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता, आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता, और आपको या तो गवर्नमेंट काइंड में कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करती, सपोर्ट प्रोवाइड करती, या रोकड़ा देके कोई सपोर्ट प्रोवाइड करती, ठीक है, पैसा देके कोई सपोर्ट प्रोवाइड करती। अब जब बात उसके अकाउंटिंग में आती, बुक में रिकॉर्ड करने की आती, तो फिर हर व्यक्ति क्या करता, कोई उसको पीएनएल में रिकॉर्ड कर लेता, कोई उसको कैपिटल में रिकॉर्ड कर लेता, ठीक है,
किसी का मन चलता है रिजर्व में डाल देता, ठीक है, रिजर्व में डालिए कैपिटल में रिकॉर्ड कर लेता, जिसका जो मन में आता वो वैसे उसको रिकॉर्ड कर लेता, जो मन आता उसकी वो नॉमेनक्लेचर दे देता, जैसे चाहे वो अकाउंटिंग करता। तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन करना, स्टैंडर्ड लाना, यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर आ गए गवर्नमेंट ग्रांट पे कि भैया अगर सरकार आपको मदद करती है, चाहे पैसे में या किसी काइंड के थ्रू, बिल्डिंग के थ्रू, लैंड के थ्रू, मशीनरी के थ्रू, किसी भी थ्रू आपको अगर कंपनी मदद करती है, तो आप यही पर्टिकुलर मेथड्स को यूज करेंगे और अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट करेंगे। इसलिए लेकर आया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है कि ठीक है गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, तो हम इसको रिकॉग्नाइज कब करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आता है ग्रांट तो मिल गई, बट रिकॉग्निशन कब करोगे, कब रिकॉग्नाइज करोगे कि हाँ ठीक है, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, मैं इसको अपनी बुक में रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। तो रिकॉग्निशन के लिए ना आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी है। ठीक है, आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी है। पहला क्या है, एंटरप्राइज विल कंप्लाई करना है, क्या करना है, कंप्लाई करना है विथ द कंडीशन और कंडीशंस, ठीक है, अटैचिंग टू ग्रांट। ये देखो कोई भी आपकी फोकट में मदद नहीं करता, गवर्नमेंट भी जब आपकी मदद करती है ना तो उसके साथ ना कुछ कंडीशन अटैच्ड रहती है। गवर्नमेंट भी जब आपकी मदद करती है तो उसके साथ कुछ कंडीशन अटैच्ड करती है और वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ती है। अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट नहीं देती। तो अगर गवर्नमेंट ने, सरकार ने कोई कंडीशंस रखी है तो आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, उससे कंप्लाई करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सेकंड कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी है वो कौन सी फुलफिल करनी है, मतलब होनी चाहिए रिकॉग्निशन के लिए, वो ये है द ग्रांट विल बी रिसीव। ठीक है, मतलब देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस, है ना, अबाउट इतना लंबा मतलब वो तो ग्रांट विल बी रिसीव, ग्रांट क्या हो जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, ग्रांट विल बी रिसीव्ड। इधर लिखो क्या होना चाहिए, ग्रांट विल बी रिसीव्ड। बात वही है, देखो ऐसा क्यों कहा गया है, ये गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट काम है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आपने हमारी कंडीशन मान ली, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आपने हमारी कंडीशन मान ली, हम आपको ग्रांट दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन होगा, ग्रांट आएगा, आपके अकाउंट में आएगा, ये कई बार बहुत लंबा समय ले लेता है। क्या होता है, बहुत लंबा समय ले लेता है। ठीक है, तो जब तक ग्रांट रिसीव ना हो जाए तब तक आप उसको बुक में रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो पहला तो आप कंडीशन को कंप्लाई करो, जो भी गवर्नमेंट ने कहा है आप उस कंडीशन को कंप्लाई करेंगे। दूसरा, ग्रांट रिसीव हो चुके हो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी आप क्या करोगे, ग्रांट बुक में क्या कहते हैं, अपने ग्रांट को, गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करोगे। तो यहाँ पे चाहो तो एक लाइन और लिख लो, गवर्नमेंट ग्रांट will is not recognized until there is reasonable assurance। ये जब तक यहाँ रीजनेबल एश्योरेंस ना हो, किस किस चीज की, दो चीजों की, समझ गए ना, मैंने वही कहा था रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस। मेरे पे सेंटेंस को इस तरीके से लिख लो, ज्यादा बेहतर है। जब तक रीजनेबल एश्योरेंस ना हो कि आप कंडीशन से कंप्लाई कर लोगे और ग्रांट आपको रिसीव हो जाएगी। राइट, क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है,
दो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दिए गए हैं कि आप कंडीशन से कंप्लाई कर लोगे और ग्रांट आपको रिसीव हो जाएगी। जब तक इसकी रीजनेबल एश्योरेंस ना हो आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। राइट, सिंपल, समझ में आ गया। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ग्रांट आपको कैश में मिल सकती है और ग्रांट आपको काइंड में मिल सकती है। मैंने आपको ये भी बता दिया ग्रांट आपको कब रिकॉग्नाइज करना है, तब रिकॉग्नाइज करना है जब रीजनेबल एश्योरेंस हो कि आप कंडीशन कंप्लाई कर लोगे, और दूसरी कंडीशन कि भैया ग्रांट मिल ही जाएगी, इसकी आपके पास रीजनेबल श्योरिटी हो, तो आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज करोगे। अब क्या है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई आपको जो ग्रांट मिल रही थी वो दो तरीके से मिल रही थी। ठीक है, दो तरीकों से मिल रही थी। कौन से दो तरीके थे? एक तो कैश था, कैश में मिल रही थी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि भाई पता है मुझे 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अब क्या है, आपको काइंड में मिल रही है। ठीक है, काइंड में मिल रही है, तो यहां पे ना क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? क्या होता है, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं? ये प्रॉब्लम तो आती है ना कि भाई गवर्नमेंट ने उठा के एक लैंड दे दी मुझे। गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें उसको लैंड को उठाकर दे दिया। ठीक, तो मेरे पास समस्या ये आती है कि गवर्नमेंट ने तो मुझे लैंड दे दी। ठीक है, अब जो मुझे लैंड मिली है ना, मान लो गवर्नमेंट ने मुझे लैंड दी, अब इस पे भी दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या दो कंडीशंस हो सकती हैं? दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या? एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। क्या हुआ? एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। एक क्या दिया? एक कंसेशनल प्राइस पे दिया। क्या हुआ? कंसेशनल प्राइस पे दिया। ठीक, मतलब मान लो मान लो जो लैंड की कीमत थी ना, वो लैंड की कीमत कितनी थी? 15 करोड़ रुपीस थी। गवर्नमेंट ने कहा ले जाओ, कुछ पैसा मत दो। क्या लिया? कोई भी पैसा गवर्नमेंट ने नहीं लिया। आपको लैंड क्या दी? 15 करोड़ की लैंड थी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। ये जाओ बेटा फ्री में ले जाओ। क्या कहा? जाओ फ्री में ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही ले जाओ। ठीक है ना? क्या कहा? जाओ फ्री में ले जाओ। गवर्नमेंट ने कहा फ्री में ले जाओ। गवर्नमेंट ने कहा फ्री में ले जाओ। ठीक है, अब कंसेशनल प्राइस में दिया। कंसेशनल प्राइस का मतलब क्या था? लैंड तो थी 15 करोड़ की। ठीक है, लैंड थी 15 करोड़ की। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ले जाना है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कंसेशनल प्राइस पे। कंसेशनल प्राइस का मतलब गवर्नमेंट ने कहा 15 करोड़ की है, आप एक काम करो 15 लाख रुपए दे दो। कितने पे दे दो? 15 करोड़ की लैंड को गवर्नमेंट ने आपको 15 लाख कर दे दिया। अब बात आती है कि भैया मैं इसको किस पे रिकॉर्ड करूं? सबसे बड़ा तो आपके दिमाग में आएगा क्या, किस कीमत पे मैं रिकॉर्ड करूं? तो देखो भाई, यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है ना, तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू पे। और यहां पे किस पे करोगे? एक्विजिशन कॉस्ट पे। एक्विजिशन का कॉस्ट का मतलब क्या है? एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब हो गया 15 लाख। मुझे कितने में मिली? 15 लाख में मिली ना, ये मेरी एक्विजिशन कॉस्ट है। ठीक है, तो मैं 15 लाख पे रिकॉर्ड कर लूंगा और यहाँ नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। अब बात आती है भैया नॉमिनल वैल्यू क्या है? देखो नॉमिनल वैल्यू कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, मैं बता रही हूँ। जैसे कि ये बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो इस बैलेंस शीट में लैंड को क्या करोगे? 15 लाख पे दिखाओगे। ये कहोगे कि मुझे जो लैंड मिली है 15 लाख की मिली है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या कोई भी ट्रांजेक्शन आपसे मैं कहूं कि भैया एक सेल रिकॉर्ड कर लो जीरो की, मतलब 100% डिस्काउंट दिया, जीरो पे रिकॉर्ड कर लो, तो आप क्या कोई ऐसी सेल रिकॉर्ड कर सकते हो? मतलब आप इस तरीके की सेल रिकॉर्ड कर सकते हो क्या कि भाई ये कहो डेटर अकाउंट डेबिट जीरो टू सेल? क्या ये रिकॉर्ड होगी? क्या ये एंट्री आप रिकॉर्ड कर सकते हो? क्या ये एंट्री आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते, कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ लैंड आपको तो मिल गई फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मिली है, ये रिकॉर्ड तो करना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ना लैंड को दिखाओगे कि भैया हाँ मुझे लैंड मिली है गवर्नमेंट से, 1 रुपए पे आपने दिखा दी, तो आपकी बुक में वो लैंड क्या हो गई? रिकॉर्ड हो गई। समझ में आ गया काइंड के केस में क्या करना है? काइंड के केस में क्या करना है? नॉन मॉनेटरी अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिले तो। अब देखो यहाँ तो मुझे मिल ही रही है कैश में,
तो जब कैश में मिल रही है तो कोई समस्या ही नहीं है, पता ही है 10 करोड़ मिल रही, 5 करोड़ मिल रही, 14 करोड़ मिल रही, कितनी मिल रही। काइंड में मिलती है तो प्रॉब्लम आती है। तो काइंड में मिलेगी तो दो तरीके से मिल सकती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी या कंसेशनल रेट में मिलेगी। कंसेशनल रेट में मिलेगी, दिमाग लगाने ही नहीं है, आपने जो भी कीमत उसके लिए चुकाई है उस पर रिकॉर्ड कर लो, जैसे कि यहाँ पे 15 लाख चुकाई थी। फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि लैंड है उसको 1 रुपया डाल के रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ हमें लैंड मिली है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, कि भैया हम गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, आ जाओ कैसे करेंगे, राइट, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग करने के ना दो अप्रोच हैं, ठीक है। इसकी दो अप्रोच है, एक होती है कैपिटल अप्रोच और एक होती है इनकम अप्रोच, ठीक है। एक होती है कैपिटल अप्रोच और एक होती है इनकम अप्रोच, दो अप्रोच है। अब एक चीज तो आप मुझे बता दो बहुत आसानी से कि कैपिटल किससे रिलेटेड है। कैपिटल इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट एंड इनकम इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनी डाउट, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब क्या मतलब है कैपिटल से अप्रोच से और इनकम अप्रोच से। देखो कैपिटल अप्रोच को इनकम अप्रोच का सिर्फ इतना मतलब है, कैपिटल का मतलब क्या है, हम इसको किस में डाल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे किस में, टू रिजर्व, हम रिजर्व में डाल के इसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इनकम में क्या मतलब है, किस में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे टू पीएनएल, ट्रांसफर टू पीएनएल। देखो एक चीज बताओ, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली यानी कहीं ना कहीं बैंक में पैसा आया, राइट, कहीं ना कहीं बैंक में पैसा आया, राइट। क्या हुआ, कहीं ना कहीं बैंक में पैसा आया ना भाई, यहां भी बैंक में पैसा ही आया, यहां भी आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, यहां भी आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। अगर कैश आ रहा है तो, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग आ रही है तो ऑलरेडी कैपिटल है, बैलेंस शीट में ही जाएगी लैंड और बिल्डिंग, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। अगर कैपिटल नेचर की है, अगर कैपिटल नेचर की है तो कहां डाल दोगे, टू रिजर्व, है ना, टू रिजर्व। और अगर इनकम के नेचर की है, जो ग्रांट आपको मिल रही है उसका नेचर अगर इनकम है तो कहां डाल दोगे, टू टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसे अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हो, या आप इसको एक और नाम दे सकते हो, नेचर, नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का नेचर कैसे होता है, दो तरह का हो सकता है, कैपिटल नेचर हो सकता है या इनकम का नेचर हो सकता है, ठीक है। कैपिटल नेचर है तो बैलेंस शीट में जाएगी, ट्रांसफर टू रिजर्व कर देंगे। अगर इनकम का नेचर है तो ट्रांसफर टू पीएनएल कर देंगे, ठीक है। इतनी सी बात इसमें है और कुछ नहीं है। अब कैपिटल का नेचर कैसे है, अब कैपिटल नेचर में सीधी सी बात है, आपको देखो कब कैपिटल नेचर होगी कब इनकम नेचर होगी, मैं आपको एक और चीज बता दूं, कब कैपिटल नेचर होगी और कब इनकम नेचर होगी, आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। कैपिटल नेचर कब होगी, मान लो ग्रांट रिसीव हुआ, ग्रांट रिसीव हुआ फॉर फिक्स्ड एसेट, फॉर मशीनरी। एक मशीनरी आपको खरीदनी थी, मान लो 50 लाख की एक मशीनरी खरीदनी थी, इसके लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ, ठीक है, ग्रांट रिसीव हुआ फॉर मशीनरी, 50 लाख का ग्रांट आपको ग्रांट रिसीव हुआ मशीनरी के लिए, ठीक है। कितना हुआ, 50 लाख। अब एक बात बताओ, ये जो ग्रांट आपको रिसीव हुआ मशीनरी के लिए 50 लाख का, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, आप मुझे बताओ क्यों हुआ, मशीनरी खरीदने के लिए, ठीक है। अब मशीनरी का नेचर क्या है,
मशीनरी तो कैपिटल नेचर की है ना, कैपिटल एक्सपेंस है, मशीनरी खरीदना क्या माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंस माना जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर। तो भैया आपने जब मशीनरी खरीदी तो आप एंट्री क्या डालोगे, आप एंट्री डालोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 50 लाख टू बैंक, ठीक है, बैंक है ना 50 लाख। इसको क्या लिखोगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, राइट। ये आपकी आपने परचेज करी, अब आपको ग्रांट रिसीव हो गया बैंक से 50 लाख का, तो आपने क्या किया, ये कैपिटल नेचर है, तो आपने कहा कि हम इसको किस में रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने कहा हम असेट से ही कम कर देते हैं, तो आपने इसको कैसे रिकॉर्ड कर लिया, आपने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, आपने कहा 50 लाख टू बैंक, ठीक है। ये मेथड खैर मैं आपको आगे समझाऊंगी, अभी आप नेचर समझ लो, जनरल एंट्री से ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मुझे आगे ये चीज आपको ना डिटेल में पढ़ानी है, अब इसको यहाँ रहने दो, इसको भी रहने दो, ठीक है। तो ये आपको किसके लिए मिली थी, मशीनरी खरीदने के लिए मिली थी, तो उसका नेचर क्या था, कैपिटल नेचर था, ठीक है। अगर आपको ग्रांट रिसीव हुई, ठीक है, ग्रांट रिसीव हुई किसके लिए, टू मीट एक्सपेंसेस, आपके जो एक्सपेंसेस है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, अब आपका बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ है, आपको लॉसेस हो रहे हैं, आप एक्सपेंसेस मीटिंग है, तो आपके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दे दी। अगर ऐसी कोई ग्रांट आपको रिसीव होती है तो वो क्यों, क्योंकि भाई एक्सपेंसेस हैं, किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ग्रांट दी है, किससे रिलेटेड है, पीएनएल से रिलेटेड है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम इनकम की ग्रांट मानेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें किसी को कोई 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 प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चल अब बताती हूं मैं आपको प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट कैसे करते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट कैसे करते हैं, ताकि आपके दिमाग में जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया हो कि भाई समझ नहीं आया मैडम क्या बोल गई क्या कह गई, है ना। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट पे आते हैं, राइट। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट, नेचर तो आप समझ गए कि नेचर कैसा होता है, राइट। अब आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट, कि भैया ग्रांट को प्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट। पहला पहला है ग्रांट रिसीव हुई आपको एज ए इनकम, कैसे रिसीव हुई, ग्रांट, अब एक काम करो इसमें दो चीजें बना लो, मैं अलग अलग नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट में मान लो ये जो ग्रांट है, ऐसे करूं कि अलग अलग करूं, मैं तो ये नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ किसमें आपको समझाने में मुझे आसानी रहेगी, मुझे किसमें समझाने में आपको आसानी रहेगी। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट, चलो ठीक है। ग्रांट का नेचर हमने अभी आपको बताया था, नेचर कैसा हो सकता है, या तो इन कैपिटल होगा या इनकम का होगा, ठीक है। अब ग्रांट आपको रिसीव हुई, वो कैसे हो सकती है, देखो सीधा सीधा वो कह रहा है रिसीव्ड एज इनकम, कि आपको इनकम की तरह रिसीव हुई है, पहली बात। दूसरा वो कह रहा है रिसीव्ड टू मीट सैलरी एक्सपेंसेस, ये आपने गवर्नमेंट से कहा कि भाई मेरी हालात इतने खराब है,
इतने खराब हैं कि मैं अपना दुख नहीं बता सकता। मैं तो क्या है, मैं तो खर्चे भी नहीं मीट कर पा रहा हूँ, मैं अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे ग्रांट दे दो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भैया ले जाओ, इस रोने की बात नहीं है। क्या कहा गवर्नमेंट ने? ले जाओ, रोने की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दे दी। राइट, गवर्नमेंट ने क्या किया? आपको ग्रांट दे दी। चलिए, अब आपको पहली ग्रांट जो मिली वो एज ए इनकम मिली, क्योंकि आप लॉस में थे, आप बहुत लॉस में थे, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा था, आप परेशान हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, ग्रांट ले लो। कितने की ग्रांट ले लो? गवर्नमेंट ने कहा ग्रांट ले लो। कैसे ले लो? एज इनकम ले लो। मैं तुम्हें सीधे सीधे 15 करोड़ की ग्रांट दे रहा हूं एज ए इनकम। क्या बोला? 15 करोड़ की ग्रांट दे रहा हूं एज ए इनकम। ठीक है क्या बोला? कि भैया मैं तुम्हें ग्रांट दे रहा हूं एज ए इनकम। आप ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी 15 करोड़ की, कैसे? एज ए इनकम दी। अब जैसे इनकम दी तो बैंक से, देखो बैंक से आपको क्या हुआ, बैंक से तो आपको पैसे मिले ना भाई, बैंक में तो पैसे आए होंगे ना। तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 15 करोड़ टू टू क्या करोगे? टू करोगे अदर इनकम। आप सीधा इसको एज ए अदर इनकम दिखाकर अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लोगे, टू अदर इनकम 15। ठीक है, टू अदर इनकम 15 करोड़, ऐसे करके आप रिकॉर्ड कर लोगे। तो बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड एज इनकम रिकॉर्डेड। ठीक है, इतना आप कर लिख दोगे और आपका काम खत्म। अब आपको ग्रांट मिली एज अ सैलरी। ठीक है, अब जब आपको ग्रांट मिलती है ना एक्सपेंस की तरह, ठीक है, ठीक है, एक्सपेंस को मीट करने के लिए जब आपको ग्रांट मिल रही है, तब इसको कैसे आप दिखाओगे? ठीक है, तब आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? भैया आपका कोई एक्सपेंसेस था, एक्सपेंस हो रहा था, गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दे दी कि भैया ले जाओ। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? तब क्या करते हैं? देखो, लिख लो इसको, लिख लो वरना भूल जाओगे। कलर मैं ये ले लेती हूँ। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ग्रांट इन P&L account only when expense are incurred। भैया अगर खर्चे इंकर कर दिए तो हम P&L में शो करते हैं। अब आप कहोगे अगर खर्चे इंकर नहीं करे तो क्या करेंगे? उसके पहले क्या करोगे? बिफोर, तो शोन एज लाइबिलिटी। क्या करते हैं? शो करते हैं एज लाइबिलिटी की तरह। ठीक है, एज लाइबिलिटी। अब इसको ना एक एग्जांपल समझो, आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बहुत सिंपल है। देखो, मान लो आपका जो सैलरी एक्सपेंस था, है ना, आपका जो सैलरी एक्सपेंस था फॉर ईयर, एक ईयर में जो आप सैलरी एक्सपेंस करते थे वो आप कितने का करते थे? 20 लाख का करते थे। ठीक है, 20 लाख का आप करते थे। अब कंपनी ने आपको क्या किया? कंपनी ने आपको गवर्नमेंट ग्रांट दी, गवर्नमेंट ग्रांट दी ऑफ रुपी 60 lakhs for 4 years to meet salary expense, to meet salary expense। ठीक है, टू मीट सैलरी एक्सपेंसेस। भैया सैलरी एक्सपेंस एक साल का आपका 20 लाख का था, आप कह रहे थे भैया बहुत मेरा सैलरी एक्सपेंस है, मैं सैलरी देने में के काबिल नहीं हूं, मुझे कुछ ना कुछ ग्रांट दे दे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ठीक है, आप 60 लाख रुपए हमसे ले लो 4 सालों के लिए। अगर मैं कहूं 60 लाख रुपए 4 सालों के लिए मिले हैं, तो 60 डिवाइड बाय 4 करोगे तो एक साल के लिए कितना मिला है? 15 लाख मिला है। ठीक है, क्लियर है ना? इसमें तो समस्या नहीं। अब आगे देखो क्या होगा। आपको जब पैसा मिला तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे? आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू डेफर्ड, नाम एक मिनट मुझे देखना, डेफर्ड इनकम है ना, डेफर्ड इनकम अकाउंट में इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। हाँ ठीक है, टू डेफर्ड इनकम अकाउंट, डेफर्ड इनकम अकाउंट। अब वो डेफर्ड इनकम अकाउंट में कितना क्रेडिट करोगे, आपको कितना मिला है भैया, जितना मिला है 60 लाख पूरा मिला है ना, तो 60 लाख पूरे को आप रिकॉर्ड कर दो। तो ये तो क्या हो गया, ये आपने क्या किया, मुझे एक बात बताओ, ये आपने क्या किया, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, आपको ग्रांट रिसीव हुई है ना, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, ठीक है, समझ आ गया। ये आपने पहली एंट्री। दूसरी, भाई सैलरी तो आपको पे करनी है, तो आप पे कर दोगे, पे कर दो, आप पे कर दो कितना, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की सैलरी पे कर दोगे, 20 लाख की आप सैलरी पे कर दोगे, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम इसे ग्रांट कहाँ मिली, देखो ग्रांट मिली, बिल्कुल मिली, कैसे मिली देखो। अब आप क्या करोगे, जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी 60 लाख की, उसमें 1 लाख के लिए, 1 साल के लिए कितना है, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए ना, तो पीएनएल अकाउंट में आप उसको क्रेडिट कर दोगे, तो आप क्या लिखोगे, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इसको आप पीएनएल में डाल दोगे, कितने से, 15 लाख से। अब जिसको ट्रीटमेंट समझ ना आया हो देखो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब पीएनएल की कंडीशन क्या बनेगी, अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर कंडीशन पूछी जाए तो आप कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेफर्ड इनकम तो आप इधर डाल दोगे, है ना, डेफर्ड इनकम आप डाल दोगे इधर कितने से, 15 लाख से, राइट, और यहां आप सैलरी डाल दोगे कितने से, 20 लाख से। अब एक बात बताओ, क्या आपकी कंपनी को, आपकी एंटिटी को टोटल टोटल 20 लाख रुपए का बर्डन पड़ा सैलरी देने में, नहीं, ये 20 लाख की सैलरी देनी थी, इस 20 लाख की सैलरी में 15 लाख तो गवर्नमेंट ने दे दिए, अगर नेट इंपैक्ट देखा जाए तो कितने का पड़ा, 5 लाख का ही इंपैक्ट पड़ा, कितने का पड़ा, 5 लाख का ही इंपैक्ट पड़ा। तो हर साल आप क्या करोगे, हर साल यही करोगे, सैलरी को एक्सपेंस दोगे और उतना ही अमाउंट डेफर्ड इनकम से निकालकर पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलता रहता है, राइट। दूसरा, ग्रांट आपको रिसीव हो सकता है, ये तो पहला हो गया, पहले मैंने 2 केस समझा दिए, है ना, पहला हो गया। दूसरा आपको जो है वो क्या हो सकता है, ग्रांट रिसीव्ड हो एज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ग्रांट रिसीव्ड हो एज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या है भाई, आप गए बढ़िया रोते रोते गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास गए और बोलते हो कि मुझे एक बहुत ही पिछड़े इलाके में अपनी कंपनी सेटअप करनी है, मेरी कंपनी सेटअप हो गई तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर वहां एक स्कूल बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, डेवलपमेंट होगी, बट मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास जो पैसे हैं वो इनफ नहीं है कि मैं वहां पर एक बिजनेस को डेवलप कर सकूं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे में आपको पूरा बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या करती है, बिजनेस सेटअप करने के लिए बेसिकली क्या करती है, बैकवर्ड एरिया में बिजनेस सेटअप करने के लिए, बिजनेस सेटअप के लिए आपको क्या करती है, पैसे देती है, बिजनेस सेटअप के लिए पैसे देती है। और जो बिजनेस सेटअप के लिए आपको पैसे देती है ना, अब इसमें आप देखो सभी तरह के खर्चे कर सकते हो, जैसे कि आपको जरूरत है तो आप फिक्स एसेट खरीद सकते हो, आपको जरूरत है तो अपने ऑफिस की फर्नीचर फिक्सर खरीद सकते हो, लाइटिंग करवा सकते हो, मशीनरी खरीद सकते हो, और भी छोटे मोटे जितने खर्चे, तो गवर्नमेंट आपको एक लमसम अमाउंट देती है कि भैया ये लमसम अमाउंट पकड़ो और लमसम अमाउंट लेके जाओ और अपना बिजनेस सेटअप करो, गवर्नमेंट ये चीज कर सकती है, राइट। अब बात आती है कि भैया गवर्नमेंट ने तो हमें लमसम अमाउंट दे दिया, मान लो गवर्नमेंट ने इसके लिए आपको एक लमसम अमाउंट जो दिया, जो भी आपका बिजनेस था उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने आपको एक लमसम अमाउंट दे दिया, मान लो 50 करोड़ का। अभी ये 50 करोड़ का अमाउंट है, क्वेश्चन मेरे पास आता है इसको मैं रिकॉर्ड कैसे करूं, क्या मैं पीएनएल में दिखा दूं 50 करोड़, या मैं बैलेंस शीट में दिखाऊं 50 करोड़, यानी कि मतलब पीएनएल में दिखाऊं या रिजर्व में दिखाऊं ना, बैलेंस शीट का मतलब क्या होगा, रिजर्व में दिखाऊं।
अब मेरे पास दो क्वेश्चन है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता तो जिसकी जो मर्जी करे, बट नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है आपको नहीं है अपनी चलेगी, तो क्या करोगे इसको, इसको कहोगे कि भैया ये जो पैसा मिला है ना, ये जो पैसा मिला है हमें बैंक में, जो पैसा मिला है बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 50 करोड़ रुपए से। ठीक है, टू टू किस में डालोगे, इसको डाल दोगे कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। ये आपको बिजनेस सेटअप के लिए मिला है, बहुत सिंपल सी अकाउंटिंग है इसकी, बस इतने सा कहा है कि अगर आपको एज ए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पैसा मिलता है तो आप उसको कहां क्रेडिट कर दोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ग्रांट रिसीव्ड एज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्रेडिट इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट के पैसे को ऐसा नहीं है कि आप ऐसे डिविडेंड बांट दो, इंटरेस्ट बांट दो, किसी का सैलरी बांट दो, आप ऐसा नहीं कर सकते। कैपिटल के लिए मिला है तो आप बिजनेस ही सेटअप करोगे। ठीक है, बिजनेस सेटअप करोगे, ये नहीं कि सैलरी बांटते फिर रहे हो या किसी को डिविडेंड बांट रहे हो या प्रॉफिट बांट रहे हो, ऐसा आप नहीं करोगे। राइट, चलिए अब ना इसके बाद एक लंबा सा टॉपिक स्टार्ट होता है, करें, लंबा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा है। तो ये है कि हमने देख लिया एज ए इनकम मिल गया, या एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए मिल गया, या पूरा बिजनेस सेटअप करने को मिल गया। अब तीसरा मजेदार टॉपिक आता है कि आपको जो मिला, और अधिकतर मैं बता दूं क्वेश्चंस यहां से न्यूमेरिकल का बनता है। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बनना होगा तो इसी पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बनना होगा तो इसी पॉइंट पे बनेगा। मान लो आपको अब जो मैं बता रही हूं वो ग्रांट रिसीव हुआ, ग्रांट रिसीव्ड टू एक्वायर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। किसके लिए हुआ, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए हुआ। राइट, आपको ग्रांट जो रिसीव हुआ वो फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए हुआ। ठीक है, अब ना इसमें दो मेथड होते हैं, इसकी भी आपको अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं। कौन से दो मेथड है, एक मेथड होता है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, एक होता है डिडक्टिव मेथड और एक होता है एडिटिव मेथड। क्या होता है, एडिटिव मेथड। एक मिनट ना, हाँ नाम एडिटिव मेथड। एक है डिडक्टिव मेथड और एक है एडिटिव मेथड। क्या होता है डिडक्टिव मेथड, क्या होता है एडिटिव मेथड, अभी समझाते हैं। एक होता है एडिटिव मेथड, ठीक है, थर्ड, चले करें, चलो कैसे कैसे करते हैं। तो हम पहले करेंगे डिडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड करेंगे, पहले हम करेंगे डिडक्टिव मेथड। क्या है ये डिडक्टिव मेथड, ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, पहली हेडिंग डाल लो डिडक्टिव मेथड। ठीक है, मैं नहीं चाहती कोचर कोचर हो जाए, पहली हेडिंग है डिडक्टिव मेथड। देखो नाम अपने आप में बहुत क्लियर है ना, कि भैया इसमें क्या करते होंगे, क्या करते होंगे। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ ग्रांट received deducted from the cost of asset। ठीक, पहला। और दूसरा depreciation is charged on depreciation charged on the value of fixed asset after
डिडक्शन ऑफ ग्रांट। ठीक है भैया, अमाउंट जो ग्रांट का रिसीव होगा उसको हम डिडक्ट कर देंगे कॉस्ट ऑफ असेट में से, और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी असेट की उसमें से हम क्या करेंगे, उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मतलब ये लो, मतलब ये है कि भैया जो फिक्स असेट आप खरीदने जा रहे हो ना, मान लो उस फिक्स असेट की वैल्यू है 50 लाख रुपीस। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आपको असेट खरीदनी है, इसके लिए आप ग्रांट ले लो। गवर्नमेंट ने ग्रांट आपको दे दी मान लो 30 लाख रुपीस की। ठीक है, 30 लाख रुपीस की, राइट। अब क्या हुआ, अब वैल्यू कितनी बची, वैल्यू कितनी बची 20 लाख रुपीस। कितनी बची, 20 लाख रुपीस बची। तो अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज जो करोगे वो किस पे करोगे, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे इस पे 20 लाख पे। मान लो इसकी यूजफुल लाइफ जो थी, ठीक है ना, यूजफुल लाइफ जो थी वो थी 5 ईयर। ठीक है, कितनी थी 5 ईयर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल 5 लाख पर ईयर। ठीक है, ये इसका डेप्रिसिएशन हो गया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एक्वायर स्पेसिफिक फिक्स एसेट। कई बार ये ग्रांट आपको स्पेसिफिक फिक्स एसेट को एक्वायर करने की मिलती है, सम टाइम फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट मिलती है। मतलब आप फिक्स एसेट ही एक्वायर कर सकते हो, कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन कोई स्पेसिफिक फिक्स एसेट नहीं होती। तो यहाँ पे लिख लो स्पेसिफिक फिक्स एसेट या सिंपली फिक्स्ड एसेट। मतलब वो बाद में आप कहीं पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। स्पेसिफिक होगी, ठीक है, स्पेसिफिक भी हो सकती है, अगर स्पेसिफिक नहीं तो इन जनरल भी आपको ग्रांट मिल सकते हैं, बट जस्ट टू एक्वायर द फिक्स्ड एसेट। ठीक है, हो गया, मिल गया। अब अगर मैं इसकी अकाउंटिंग की बात करूं, ठीक है, मैं कहूं इसकी अकाउंटिंग बताऊं, तो आपने सबसे पहले फिक्स्ड एसेट खरीदी होगी ना, आपने सबसे पहले क्या किया होगा, फिक्स्ड एसेट खरीदा होगा। तो भाई फिक्स्ड एसेट को खरीदने की एंट्री डालो, क्या होगी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या हो गया 50 लाख। अब हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि भैया जो हमें ग्रांट मिली है उसको हम फिक्स एसेट की वैल्यू में से कम करके दिखाएंगे। हमें जो ग्रांट मिली है उसे हम फिक्स एसेट की वैल्यू में से कम करके दिखाएंगे। यानी हमने जो फिक्स एसेट बुक कर रखा है 50 लाख का, हमने जो फिक्स एसेट बुक कर रखा है इसकी वैल्यू को हमें कम करना है। अब इसका बैलेंस क्या है, डेबिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, यही करना पड़ेगा। और बैंक में हमको ग्रांट का पैसा मिला है, तो बैंक को क्या कर दोगे, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा 30 लाख से, और हमें फिक्स एसेट की वैल्यू को उतने से ही क्या करना है, कम करना है। कितने से, 30 लाख से। हो गया। अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, भाई डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। अब क्या चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, फिक्स एसेट लिखो, फिक्स एसेट था तो फिक्स एसेट ही लिखो, टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। समझ में आ गया, समझ आ गया, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं आपको और चीजें बता रही हूँ। ये तो केस वो था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या था, केस क्या था, अगर मैं कहूं तो ग्रांट आपको जो मिला था इज लेस देन कॉस्ट, राइट, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट से कम था। ठीक है, ये आपको कम मिला था। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, देखो जरा, मान लो आपको जो ग्रांट मिले, जो आपको ग्रांट मिले वो कैसे मिले, वो मिले कॉस्ट के इक्वल, जितनी आपकी कॉस्ट थी उतने ही मिले। यानी कि जैसे कि हमारे लास्ट एग्जांपल में फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 50 लाख, और आपको ग्रांट भी मिल जाए 50 लाख, तो वैल्यू क्या बची
वैल्यू तो नील बची। अब सवाल आता है ऐसे में आप फिक्स एसेट को अपनी बुक में कैसे रिकॉर्ड करोगे? ऐसे में आप फिक्स एसेट को अपनी बुक में कैसे रिकॉर्ड करोगे? ठीक है, तो देखो मैंने जनरल एंट्रीज ऊपर बता दी थी, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही नहीं, तो बैलेंस शीट में कंडीशन क्या बनेगी? देखो बैलेंस शीट में कंडीशन क्या बनेगी? बैलेंस शीट में कंडीशन ये बन जाएगी, ये बनेगी, आप लिखोगे फिक्स एसेट कितने की? 50 के। फिर नीचे लिख दोगे ग्रांट कितने का मिला? 50। अब वैल्यू तो हो गई नील। अब नील पे तो वो फिक्स एसेट बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? इसको रिकॉर्ड करोगे नॉमिनल वैल्यू, वो क्या हो जाएगा? 1। अब नॉमिनल वैल्यू पे फिक्स एसेट को तो रिकॉर्ड कर लोगे, तो इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? एक कैपिटल रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ेगा। भैया इसको रिकॉर्ड, कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट तो करना पड़ेगा ना, तो आप क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व को नॉमिनल वैल्यू से क्रिएट कर दोगे। किसी को जनरल एंट्री में प्रॉब्लम है तो पहली जनरल एंट्री एक्वायर की, यहाँ भी सेम होगी। गवर्नमेंट ग्रांट करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स 30 से जगह 50 से हो जाएगी। ठीक है, बात आई नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉग्निशन की, तो आप उसको क्या कर दोगे? आप उसको कर दोगे फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट 1 टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 1। ठीक है, गॉट इट? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कंडीशन और हो सकती है, वो क्या? कि भैया आपको जो ग्रांट मिला है, जो आपको ग्रांट मिला है वो आपको कॉस्ट से ज्यादा मिला है। क्या मिला है? ग्रांट आपको जो मिला है वो कॉस्ट से ज्यादा मिला है। बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि ग्रांट आपको कॉस्ट से ज्यादा मिला, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ग्रांट आपको कॉस्ट से ज्यादा मिली तो क्या होगी। थर्ड केस ये है कि आपको जो ये ग्रांट मिली वो ग्रेटर देन कॉस्ट थी। क्या थी? ग्रेटर देन कॉस्ट थी, राइट? ग्रांट आपको जो मिली वो ग्रेटर देन कॉस्ट थी। अब क्या करोगे? अच्छा पहले बैलेंस शीट में देख लो, बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मान लो, ठीक है ना, मान लो आपके पास जो फिक्स एसेट थी वो 50 की थी, ठीक है, आपको ग्रांट जो मिल गई वो मिल गई 80 की। ठीक है, तो आप फिक्स एसेट नेगेटिव तो दिखाओगे नहीं, तो फिक्स एसेट तो आप नेगेटिव दिखाओगे नहीं तो फिक्स एसेट को तो नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू माइनस होगी वो कितनी होगी? वो तो 50 ही होगी, वो तो 50 ही होगी। यहाँ पे आप क्या करोगे? आप यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ग्रांट करके रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, कितने से? 30 से। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व में 1 यहाँ रिकॉर्ड कर लोगे। समझ आया? समझ आया? फिर से समझा। फिक्स एसेट 50 लाख की ही थी। ठीक है, देखो फिक्स एसेट क्या थी? फिक्स एसेट तो 50 लाख की ही थी। ठीक है, ग्रांट जो रिसीव हुई वो हो गई 80 लाख की, तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो 30 लाख आ जाएगा माइनस का, माइनस का। अब बताओ क्या फिक्स एसेट की वैल्यू 30 लाख माइनस में आप बुक में दिखा सकते हो? बिल्कुल नहीं दिखा सकते हो। तो भैया फिक्स एसेट की वैल्यू बुक में तो आपको नॉमिनल दिखानी पड़ेगी, क्योंकि फिक्स एसेट रिकॉर्ड करना है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मुझे को पड़ रहा है तब भी मुझे रिकॉर्ड करना है, तो नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। तो मैं फिक्स एसेट को तो 1 रुपए में दिखाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी? मैं कहूंगी भैया फिक्स एसेट को तो मुझे बुक में रिकॉर्ड करना ही है। ठीक है, तो फिक्स एसेट को तो मैं रिकॉर्ड करूंगी ही ना, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1 and 1। ठीक है, अब ये पैसा तो मुझे ज्यादा मिला है ना, ये पैसा ज्यादा मिला है, 80 लाख रुपए मुझे ज्यादा मिले हैं, इसको भी तो रिकॉर्ड करना है। तो मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगी? इसको मैं रिकॉर्ड करूंगी, मैं बोलूंगी भैया बैंक में कितने आए? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट वो तो हुआ 80 लाख से। ठीक है, बाकी तो चलेगा फिक्स एसेट की वैल्यू को कम करने में। फिक्स एसेट की वैल्यू को कितने से कम करोगे? 50 लाख से ही कम करोगे, और बाकी को किधर डाल दोगे? अनएक्सपेक्टेड ग्रांट में डाल दोगे, अनएक्सपेक्टेड ग्रांट में डाल दोगे। कितने से? 30 लाख से। ओके, क्लियर? आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। तो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, जनरली क्वेश्चन बनते हैं अगर ग्रांट की वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्रांट इक्विवेलेंट टू कॉस्ट मिले तो हम क्या करेंगे? ग्रांट हमें इक्विवेलेंट कॉस्ट मिलेगा तब भी हम वही करेंगे, ग्रांट की वैल्यू को पहले फिक्स एसेट में से घटा देंगे डिडक्टिव मेथड में, और फिक्स एसेट को नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर ग्रांट की वैल्यू हमें ज्यादा मिल जाए कॉस्ट से तो भी हम क्या करेंगे? ग्रांट को पहले कम कर लेंगे फिक्स एसेट से,
फिक्स एसेट को नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और जितनी हमें एक्सेस ग्रांट मिली है उसको हम अनएक्सपेक्टेड ग्रांट की तरह बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। डन 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 डन, ठीक है। और मैं आई थिंक जो टाइम हो रहा है अपन लास्ट उठाते हैं इसी का, जिसका नाम है एडिटिव मेथड, है ना, जिसको हम नाम दिया है एडिटिव मेथड। क्या होता है एडिटिव मेथड, है ना, क्या होता है एडिटिव मेथड? बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है और इतनी तो इसमें चॉइसेस ही नहीं है, आपके पास आसानी से हो जाएगा। एडिटिव मेथड, ठीक है। एडिटिव मेथड में क्या होता है? एडिटिव मेथड में फिक्स एसेट थ्रोन एट कॉस्ट। फिक्स एसेट को किस पे दिखाते हैं? फिक्स एसेट को कॉस्ट पर ही दिखाते हैं, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। दूसरा, ग्रांट रिसीव्ड सोन एज, जो ग्रांट हमें रिसीव होती है ना, जो भी ग्रांट हमें रिसीव हो उसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं एज डेफर्ड ग्रांट, एज डेफर्ड ग्रांट, ठीक है। डेफर्ड ग्रांट की की तरह शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं? अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं, ठीक। डेप्रिसिएशन काय में चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन तो आप असेट की कॉस्ट पे ही चार्ज करोगे, ठीक है। एंड जो डेफर्ड ग्रांट अकाउंट का बैलेंस है, बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट अकाउंट amortize in the ratio of depreciation। डेप्रिसिएशन के रेशियो में डेफर्ड ग्रांट के बैलेंस को हम क्या करते हैं? एमोर्टाइज करते हैं ओवर द लाइफ ऑफ असेट, ठीक है। कब तक? ओवर द लाइफ ऑफ असेट, ये जो असेट की लाइफ है उसमें, राइट। आप कहोगे आधी तो समझ में, आधी ऊपर से निकल गई, अब एग्जाम्पल से पूरी पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू मैं वही लेके चलती हूँ। मान लो फिक्स एसेट की वैल्यू क्या है? हमारी पहले एग्जांपल में भी कितनी थी? 50 लाख थी, 50 लाख ही है, ठीक है। इस बार जो ग्रांट रिसीव हुई वो मुझे ग्रांट कितने की मिली? 30 लाख की मिली। और यूजफुल लाइफ जो है वो क्या है? यूजफुल लाइफ एज यूजुअल 5 ईयर्स है। कितनी है? 5 ईयर्स है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है? पहली लाइन को क्या कहा मैंने? कहा फिक्स एसेट को हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? सोन एट कॉस्ट, कॉस्ट पे करेंगे ना। तो भैया पहली एंट्री क्या हो गई? पहली एंट्री तो यही हो गई ना, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की खरीद के लाए थे? 50 लैक्स की, तो रिकॉर्ड कर लो भाई 50 लैक्स की, क्या इशू है। सेकंड क्या है? सेकंड कह रहा है ग्रांट को शो करेंगे एज डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। तो बैंक ग्रांट आई यानी बैंक में पैसा आया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, ठीक। कितना? 30 लाख एंड 30 लाख। अच्छा, अगर अब मैं बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट देखूं तो क्या होगा? बैलेंस शीट में देखो कैसे दिखाई देगा। मैं आगे की जनरल एंट्रीज बताऊंगी, पहले इसको देखो क्या होगा। बैलेंस शीट में यहां फिक्स एसेट कितने पे दिखेगा? यहाँ पे फिक्स एसेट दिखेगा 50 लाख का, और यहाँ डेफर्ड ग्रांट, मैं इसको शॉर्ट में लिखूं डीजी, कितने का दिखेगा? 30 लाख का, राइट। ऐसे ही दिखेगा। अब वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना है किस पे? कॉस्ट ऑफ असेट पे। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन
कितने का होगा भाई? अगर मैं पूछूं यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने का होगा, तो 50 डिवाइड बाय 5 इक्वल 10 लाख। ठीक, 10 लाख ही होगा ना, तो भाई 10 लाख 10 लाख। अब वो ये कह रहा है, लास्ट लाइन ये कह रही है, जो बैलेंस आपका पड़ा हुआ है किसमें, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट पे। अगर मैं आपसे पूछूं डेफर्ड ग्रांट अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो आप बोलोगे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट का बैलेंस है 30 लाख। ठीक है, उसको करना है एमोर्टाइज, यानी कि एमोर्टाइज का मतलब सीधी सी बात यह है, इसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल में लिख दिया, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पीएनएल। ठीक है, बैलेंस डेफर्ड अकाउंट, बैलेंस को जो है बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट अकाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। किसके रेशियो में, डेप्रिसिएशन के रेशियो में ओवर द लाइफ ऑफ असेट। ठीक है, अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो 1 2 3 4 5, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, क्योंकि एसएलएम मेथड से लग रहा है, यही डेप्रिसिएशन लग रहा है ना ईच ईयर, 10 10 10 10 एंड 10। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, राइट? अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या है, 1:1:1:1:1:1, यानी कि बेसिकली ये देखा जाए कि हर साल ये जो 30 लाख है उसको हमें इक्वल अमाउंट, 30 लाख के इक्वल अमाउंट को मुझे 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, यही होगा ना, या रेशियो आप निकालोगे तो 1/5 का बनेगा, 1:5 का है, तो 30 इंटू 1/5 रेशियो क्या आ जाएगा, 6, यही आएगा। तो भैया कितना ट्रांसफर कर दोगे, कितना ट्रांसफर करोगे पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, कितने, 6 लाख, 6 लाख। अब एक चीज देखो, अब आप लोग थोड़ा सा पीएनएल को ध्यान से देखना। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा पीएनएल में क्या हो रहा है, पीएनएल में क्या हो रहा है, पीएनएल में इधर आप डेप्रिसिएशन डाल रहे हो, है ना, पीएनएल में इधर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10 लाख से। ठीक, और इधर आपका डेफर्ड ग्रांट आ जाएगा किससे, 6 लाख से, राइट? यही होता है ना, इधर एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो और इधर इनकम रिकॉर्ड करते हो। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो डेप्रिसिएशन कितने का चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज कितने का हो रहा है, डेप्रिसिएशन तो चार्ज 4 लाख का ही हो रहा है, और ऊपर भी कितने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था, डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी कितने का चार्ज हो रहा था, अरे यार यहाँ पे मैंने यूजफुल लाइफ गलत ले ली थी, ये 5 है ना, 5 रखो, ये 4 है। ठीक है, ये 4 है, तो अगर यहाँ भी देखोगे तो डेप्रिसिएशन क्या था, 4 लाख थी, है ना, डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 4 लाख। डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा था, 4 लाख लग रहा था, यहाँ भी तुम लोग नेट देखो डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है, 4 लाख। ले दे के बात वही है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ठीक है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, समझ आ गया? ये होता है आपका एडिटिव मेथड। क्या करते हैं एडिटिव मेथड है, बहुत सिंपल है, फिक्स एसेट को कॉस्ट में से करते हैं, और जो ग्रांट मिलता है उसको डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट की कॉस्ट पे लगाते हैं, और डेप्रिसिएशन के रेशियो में डेफर्ड ग्रांट बैलेंस का जो अकाउंट होता है उसको ओवर द लाइफ ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है कि भैया जब ग्रांट मिलेगी तो हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट? अब मतलब कैसे उसको बुक में प्रेजेंट करेंगे। अब हमारा एक जो टॉपिक रहता है वो रह जाता है रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, तो रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट प्लस डिस्क्लोजर प्लस क्वेश्चन दैट कैन कम इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन दैट कैन कम इन द एग्जामिनेशन, हम कवर करेंगे उसको कल की क्लास में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट ज्यादा बड़ा नहीं है ऑल दो, बट मुझे लगता है कल कवर करेंगे, एक थोड़ा बहुत एग्जांपल्स वगैरह साथ करेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, राधे राधे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज पता नहीं कैसे याद रह गया तो मैं बोल देती हूँ। ठीक है, और बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।